सामने से जो महिला आ रही है वे इतनी खूबसूरत है कि याद रखने लायक है। इस महिला के साथ जो पुरुष है वह मेरी ही उम्र का होगा। उस सड़क के किनारे किनारे इतने अच्छे अच्छे फूलों के पेड़ पौधे हैं कि मैं उनके नाम भी नहीं जानता हूँ। सामने से आ रही महिला फूलों के पेड़ के पास खड़ी हो गई है और उसे फूल चाहिए। साथ ही पुरुष उसे समझा रहा है कि नीचे पड़ा फूल ले लो। वह ताजा और तुरंत का तोड़ा हुआ फूल चाहती है, बासी और कुचला हुआ नहीं। पुरुष उसे तर्कों से ढांप देता है और महिला महसूस कर नीचे पड़ा फूल ले लेती है। मुझे हंसी आ रही है, वह भी इतनी जोर से कि मुझे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाना पड़ेगा। पहले हंस लूं। आप ही बताइए, अगर कहीं मेरी भी कोई प्रेमिका होती, जबकि मेरी एक 7 साल की बेटियां भी है और वह ऐसी ही कोई जिद करती, तो मैं खूब ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से लगा फूल तोड़ कर ला देता। वह भी एक नहीं तो 2 और 2 भी। क्यों? ये फूल इतने सुंदर हैं कि अगर कोई मेरी प्रेमिका बनती है तो उसे जरूर ऐसे सैकड़ों फूल चाहिए होंगे। उससे क्या, मैं सैकड़ों फूल ले आऊंगा। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? फल तोड़ना, या शायद मैं अभी फूल तोड़ने की बात कर रहा था, तो फिर भी एक आसान सा दिखता काम है। कल ही की बात है, चंदू भाई ने बताया कि लखनऊ में आसानी से काम बट रहा था। काम जरा कठिन था। दरअसल कल शताब्दी एक्सप्रेस का लखनऊ से दिल्ली पहुंचना निहायत जरूरी था। उस गाड़ी में राज्य के सर्वे सर्वा अपनी प्रेमिका के साथ बैठे थे। सर्वे सर्वा लगभग बूढ़े थे, प्रेमिका लगभग जवान थी और प्रेमिका की नाक के दाहिनी कोर पर एक फुंसी उगाई थी जिसके इलाज के लिए ये लोग दिल्ली जा रहे थे। पर हुआ यह कि शताब्दी के प्लेटफॉर्म छोड़ने के पहले ही उसके इंजन की हेडलाइट फूट गई। तो राही की प्रेमिका ने उसमें साजिश भांप ली, कहा कि इसी गाड़ी और इसी इंजन से जाएंगे, और मुंह फुला कर बैठ गई। शताब्दी एक्सप्रेस की फूटी हेडलाइट तथा प्रेमिका की जिद को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में एक भर्ती खोल दी। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं थी, बस आप दौड़ने वाले हों। काम बस इतना ही था कि माथे पर गैस बत्ती लेकर शताब्दी एक्सप्रेस के आगे आगे दौड़ना था। सभी दौड़ने वालों को 10,000 प्रति मिनट मिलता। 10,000 प्रति मिनट। हजारों लोगों की भीड़ लग गई थी। अपने कंपार्टमेंट से देखते हुए सर्वे सर्वा की प्रेमिका नाक की फुंसी के दर्द के बावजूद उछल पड़ी थी। प्रेमिका ने जवान लोगों को दौड़ते हुए देखना कितना अच्छा लगेगा कहा था और सर्वे सर्वा की तरफ हिकारत से देखकर मुंह फेर लिया था। मैं भी अगर लखनऊ रहा होता और अगर 2 मिनट भी दौड़ लेता तो 20,000 रुपए। बाप रे, 20,000 रुपए। 5-6 साल का खर्च तो निकल ही आता। और अगर एक हाथ या पांव के कट जाने की कीमत पर अगला आधा मिनट भी दौड़ लेता तो 5,000 ऊपर से आगे मांगो। है भगवान, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। 25,000, वह भी एक साथ। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मुझे इतना ज्यादा सोचने से रोकते क्यों नहीं? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी सोच को वापस खींचिए, उसे दौड़ा कर पकड़ लीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो देखा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फूल तोड़ सकता हूँ, जबकि मेरी पत्नी है और 7 साल की बेटी भी। रेलगाड़ी के आगे दौड़ सकता हूँ, बस एक मौका तो मिले। हालांकि पुलिस वालों की हालत देखकर ये कहते हुए डर लगता है, पर अगर मुझे पुलिस की नौकरी में लगा दें तो मैं दंगों पर, अपराधियों पर काबू पा लूंगा। समाज सुधार की बाबत यही कहूंगा कि मुझे समाज कल्याण अधिकारी बनाकर देख लीजिए। और मैं कहता हूँ, दंगे या अपराध की नौबत ही क्यों आए, बस मुझे क्षेत्र विशेष में दंगे या अपराध से बचने के लिए किसी बड़े महाविद्यालय में शिक्षक नियुक्त कर दीजिए। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि अनादि का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि लोग दंगे और अपराध जैसे शब्द भी भूल जाएंगे। कोई मौका तो मिले। फिलहाल मैं अपने गांव से सटीक कस्बे के एक निजी विद्यालय मानशादे शिक्षा निकेतन में शिक्षक हूँ और 275 + 5
रुपए प्रति माह की तनख्वाह भी है। इस विद्यालय में मैं वही सब पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि अपराध और दंगे न हो। यहाँ मेरे पढ़ाने का एक फायदा ये भी है कि वहीं मेरी बेटी शालू पढ़ती है और उसकी फीस नहीं देनी पड़ती है। मेरी बेटी शालू अभी 7 साल की है और कक्षा 4 में पढ़ती है। जब वह बात करती है तो मन खुश हो जाता है। उसकी बातों से सारा बोझ, सारी थकान उतर जाती है। मेरी पत्नी तो बड़े प्यार वाली फटकार से कहती है, बस दिमाग थोड़ा तेज है और कुछ खास नहीं। मेरे पिताजी की तो जान शालू में बसती है, माँ की भी जान। पिताजी के पैरों में 24 घंटे रहने वाला भयानक दर्द नहीं होता तो पिताजी हो सकता है शालू के साथ विद्यालय भी आते जाते। बाकी समय शालू माँ और पिताजी के साथ ही रहती है। मैं समझता हूँ शालू उन्हें मेरे छोटे भाई गुलशन का आभास कराती है। मुझे भी उतनी ही सुंदर, उछल कूद में भी वही बचपन वाले गुलशन जैसी और पढ़ाई में भी उतनी ही तेज लगती है। शालू की पढ़ाई का आलम ये है कि हर साल उसे क्लास फदाना पड़ता है। संबंधित शिक्षक बताते हैं कि पूरी किताब ही रट जाती है कि मुझे शालू को किसी बड़े शहर के बड़े स्कूल में प्रवेश दिला देना चाहिए कि शालू बड़ी होकर खूब नाम करेगी। सोचिए जरा, इन बातों मुझे कितनी खुशी होती होगी। मुझे भी लगता है कि मेरे भाई गुलशन की देखने सुनने की क्षमता के असामयिक लोभ से उपजी सारी असफलताओं से जो कुछ भी सपनों सरीखा हमें छूट गया था, वह मेरी बिटिया रानी पलक झपकते ही पूरा कर देगी। सपने भी सभी तो रहे नहीं, दवाओं के एक्सपायरी डेट की तरह सपनों की भी उम्र होती होगी। जैसे उन दिनों मेरी छोटी बहन सीमा का सिर दर्द, उसका सिर विभत्स तरीके से फूल जाया करता था। भीषण दर्द की वजह से उसके सिर की नसें सूज जाती थीं, चेहरा विकृत हो जाया करता था। सीमा अपने माथे को प्लास्टिक की मोटी रस्सी से खूब कसकर बांध लेती थी। रह रहकर उठती उसकी चीख से दीवारें जैसे डोलने लगती थीं। अपने हमने बहन का बहुत इलाज कराया। कोई पागलपन की दवा देता था, कोई नींद की और कोई पेट की दवा देता था। एक आखिरी इलाज हम लोगों के पास था, भाई की नौकरी जो हमारे सपनों की दुकान बनने वाली थी। बहन के बाद वह सपना भी समाप्त हो गया। हाँ, ये जरूर है कि बाकी सपने जस के तस हैं। पिताजी की बीमारी, माँ की बीमारी, 2-3 कमरों का कोई घर बने जिसमें बारिश का पानी भीतर न गिरे, 2 जून का बढ़िया खाना और भी ढेर सारे सपने। इतने सपनों के बीच शालू का पढ़ाई लिखाई में इतना तेज होना, और तो और अंधा और लगभग बहरा मेरा भाई गुलशन जो चुपचाप घर से बाहर की झोंपड़ी में बैठा रहता है, वह ये जानकर कितना खुश होगा कि शालू बिल्कुल उस पर गई है। सुंदर, उद्दंड, चंचल कह सकते हैं, और तेज। सच तो यह भी है कि शालू कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए, गुलशन को लंघ पाना उसके लिए थोड़ा कठिन होगा। एक समय वह भी था जब गुलशन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में समूचे इस शहर में पहला स्थान प्राप्त किया था। मेरी बेटी ने एक दिन मुझे एक पर्चा थमाया, बताया कि कक्षा में सभी को मिला था और इस पर्चे को भरना है। जो सबसे सटीक उत्तर भरेगा उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलना था। पर्चा मुझे याद रह गया। आतंकवाद, देश का अभिशाप, जागरूक देशभक्तों के लिए कुछ यक्ष प्रश्न। 1. आतंकवाद क्या है? उत्तर 2. आतंकवाद से राष्ट्र को क्या नुकसान है? उत्तर 3. आतंकवादियों की पहचान क्या है? उत्तर 4. अगर कहीं आतंकवादियों से सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर: हस्ताक्षर, सहयोग राशि 2 रुपए मात्र। अध्यक्ष: संग्राम सेना। वह पर्चा मैंने शालू को वापस थमा दिया। उससे पूछा कि ये पर्चा उसे किसने दिया था और ये भी कहा कि कल प्रधानाचार्य महोदय से बात करूंगा। पता नहीं शालू ने क्या समझा और क्या नहीं, पर कुछ देर बाद वह अपने दादाजी से उसे भरने की जिद कर रही थी। पिताजी ने उस पर्चे को नहीं फाड़ा होगा तो सिर्फ इसलिए कि वे यह पर्चा शालू का था। आतंकवाद, इस
शब्द की सवारी गांठ कर मैं अपनी बेटी से अलग होता हूँ और उस पलानी में पहुँचता हूँ जहाँ मेरा भाई बरसों से अकेला है, लगभग बहरा और पूरी तरह अंधा। मेरा भाई अपने चेहरे को इस ऊंचाई से उठाए हुए है जैसे सामने खड़े किसी व्यक्ति से मुखातिब हो, और उस पर उसका लगातार मुस्कुराना। पलानी में नीम अंधेरा है। भाई कुछ टटोल रहा है, शायद माचिस की तीली। अब कान खो देगा। मेरे भाई गुलशन के चेहरे पर 7-8 वर्षों पहले की वह गली उभरती है। व्यस्त सड़क से बहुत तीखा मोड़, संकरी गली, मुर्गे मुर्गियों की भाग दौड़, नालियों में बैठे बत्तख, भिन भिनाहट सा शोर, बर्तनों के गिरने की आवाज घरों के बाहर तक ही पहुंच रहे थे। सरकारी नलों के पास बैठे लोग नहाते, कुल्ला करते, कपड़ा खींचते लोगों के बीच राजनीतिक चर्चा का घमासान। सुबह की धूप। अक्षयवर चाचा का रिक्शा गली पार कर रहा है कि बहुत जोरों की आवाज होती है। भाई के चेहरे से वो गली गायब हो जाती है। मुझे हंसी आ रही है। मुझे सब याद है। जब वह बहुत तेज वाली आवाज हुई थी तो गली के लोगों की भीड़ रिक्शे की तरफ दौड़ पड़ी थी। उसमें मैं भी था। हम लोग दौड़ पड़े थे, हंस रहे थे और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अक्षयवर चाचा के रिक्शे का अगला टायर बोल गया था। ये आवाज वहीं से आई थी। हम सब ने भी महज तफरीह के लिए उन्हें घेर लिया था, वरना तो वो हमारी ही गली में रहते थे। बाद में हमने लाख समझाया कि ये सब मजाक था, पर अक्षयवर चाचा डर गए थे। दिक्कत तब हुई थी जब शोर सुनकर गली के तुरंत बाहर मुख्य सड़क के चौराहे पर वाहनों से वसूली के लिए 24 घंटे तैनात रहने वाले पुलिस के लोग भी गली में आ गए थे। हम सब ने पुलिस के लोगों को समझाया और वे मान भी गए, पर जाते जाते उन लोगों ने रिक्शे में सीट हटाकर देखा, रिक्शे के नीचे देखा, कहीं बम तो नहीं है। हिदायत दी, टायर ट्यूब सही रखा, नहीं तो डाल दिए जाओगे। हम सबको भी डंडा दिखाया। ज्यादा जवानी चढ़ गई है क्या? इस घटना के होने तक हमारे शहर में नए एसपी का आना नहीं हुआ था। इस तरह वह नियम तो दूर दूर तक लोगों के ख्वाबों में भी नहीं था जो एसपी ने शहर में आने के बाद अपराध और आतंकवाद कम करने के लिए लगाया था, जिसमें हर एक पुलिसकर्मी को रोज एक अपराधी पकड़ना होता था। अक्षयवर चाचा वाली घटना से डरे तो हम भी थे, पर अक्षयवर चाचा से कम ही डरे थे। फिर भी हमारे बीच आतंकवाद का मजाक, आतंकवाद की गाली, आतंकवाद का खेल सब चलता रहता था। हम दोस्तों को सालाबाद में आतंकवादी कहीं का पहले कहा करते थे। उन दिनों देश का माहौल ही कुछ ऐसा था। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, शासन का बहाना, सब कुछ आतंकवाद से शुरू होकर आतंकवाद पर ही समाप्त होता था। गांव चले आने के कारण इन दिनों के हालात के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। दरअसल उन्हीं दिनों एक साथ कुछ ऐसी बातें हो गई थी है कि हम गांव चले आए थे। पिताजी की सिनेमा हॉल वाली दरबानी छूट गई थी। मेरे ट्यूशन भी पर्याप्त नहीं थे। माँ का दूसरे घरों में बर्तन पोछे का काम भी ठीक नहीं चल रहा था। फिर भी भाई की पढ़ाई अगर जारी रही होती तो हम कुछ भी कर धर के शहर से चिपके रहे होते। 1980 में जन्मा मेरा भाई मुझसे 5 साल और पिताजी से पूरे 33 साल छोटा है। 25 की उम्र में ही वे पिछले 7-8 सालों से लगातार बैठा हुआ है और न जाने कितने सालों तक ऐसे ही बैठा रहेगा। इतनी कम उम्र में भी उसे कुछ सुनाने के लिए उसके कान को अपनी दोनों हथेलियों की गोलाई में समेटकर और हथेलियों की उस गोलाई में मुंह घुसाकर खूब तेज तेज चिल्लाना पड़ेगा, तब जाकर वह कहीं कुछ सुन पाएगा। देख तो खैर वह बिल्कुल भी नहीं पाता है। जिन दिनों गुलशन ऐसी हालत में पहुंचा था, उन दिनों हम सोचते थे कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण घट रहा हो उसे गुलशन को बताया जाना चाहिए। क्रिकेट की खबरें, फिल्मों की बातें, विशेष तौर पर शाहरुख खान की फिल्मों की कहानियां हम उसके कान में चिल्ला चिल्ला कर बताते थे। पर धीरे धीरे हमारा उसकी इतनी सघनता से देखभाल करना कम होता गया।
हमारे पास न तो इतनी ऊर्जा है और न ही उसकी कोई जरूरत कि गुलशन के कान में चिल्ला कर सब कुछ बताएं। ये काम अब मन बहलाव के लिए गांव के बच्चे करते हैं या फिर कोई खुशखबरी सुनानी हो तो शालू ये काम करती है। अकेले पलानी में पड़े पड़े गुलशन को जब भी कोई जरूरत हुई तो एक बार जोर से मुझे, शालू को या माँ को पुकार लेगा। तब जिस किसी के पास फुर्सत हुई वह उसके पास आ जाएगा, वरना गुलशन को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमेशा मुस्कुराते रहने का उसने शगल पाल लिया है। जब गुलशन के खाने का समय होता है तब भी वह मुस्कुराता ही रहता है। पहले जो होता रहा हो, पर अब हम उसके हाथ धुलाकर उसकी कोई उंगली खाने में डुबो देते हैं, वह खाने लगता है। तकलीफ तब होती है जब उसे चाय, गर्म दूध, कभी कभार या कोई गर्म खाना देना होता है। अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश करते हैं कि चाय या गर्म खाना गुलशन के शरीर की किसी कठोरतम हिस्से से छुलाएं ताकि उसे न के बराबर तकलीफ हो। पर होता यह है कि जब हम उसे चाय छुलाते हैं तो मुस्कुराते हुए ही वह बुरी तरह कांप जाता है, दांत पर दांत चढ़ाकर आंखें और मुठ्ठियां भींच लेता है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, मुस्कुराता रहता है। या फिर अगर कोई आकर गुलशन की बाईं बाह छू ले तो गुलशन अपने अनुमान से उसी तरह अपना सिर इतना ऊपर उठाता है जितनी एक व्यक्ति की लंबाई हो सकती है। अगर वह बाईं बाह छूने वाला आदमी भागकर दाईं तरफ आ जाए तो भी गुलशन अपने को पूरी तरह चैतन्य दिखाने की कोशिश में बाईं तरफ ही सर उठाए हाथ मिलाने के लिए दाहिना हाथ उठाता है, तमाम प्रश्न पूछने लगता है। कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है या नहीं, या फिर कभी कभी मुझे पेशाब करना है। गुलशन ये जताने की कोशिश करता है कि वे यह सामने वाले को देख सकता है, सुन सकता है। इस बात पर दूसरों की जो हालत होती है वो तो होती ही है। वह भाई का मजाक उड़ाने वाला आदमी भी भाई की इस दशा पर उदास हो जाता है। मेरा भाई गुलशन ऐसा नहीं था। उन दिनों हम बनारस में रहा करते थे जब मेरे भाई गुलशन को इंटरमीडिएट की परीक्षा में समूचे शहर में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। फिर तो हमारे ख्वाबों के पंख लग गए। लंबा चौड़ा मेरा भाई इतना सुंदर था कि रामाशीष चाचा की उस बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत थे। रामाशीष चाचा का कहना था कि ऐसे खूबसूरत नौजवान को सिर्फ सपनों में दिखना चाहिए। सपने ऐसे कि ये लड़का घोड़े पर चढ़ा हो, उस सपने में एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ होने चाहिए। घोड़े पर भागता हुआ ये लड़का आपसे ही मिलने आ रहा हो। गुलशन चेहरे मोहरे में पूरी तरह मां पर गया था। इसीलिए हमें शुरू से पता था कि वह बेहद भाग्यशाली होगा। मेरे घर तथा पड़ोस में इस नियम को बेहद उत्साह से देखा जाता है, जिसमें अगर बेटे का चेहरा माँ से और बेटी का चेहरा पिता से मिले तो ऐसे बेटे बेटियां भाग्यशाली होते हैं। इस लिहाज से बहन को भी भाग्यशाली होना था। मैं जरूर भाग्यशाली नहीं था और 26-27 की उम्र में 200 की 5 और 300 का 1 कुल 6 ट्यूशन पढ़ा रहा था। इंटरमीडिएट में इतने बड़े के बाद हमारी, मेरी और पिताजी की दिली तमन्ना थी कि गुलशन देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। फिर वे चाहे तो कलेक्चरी कर ले या फिर वे सलीके से दलाली वाला काम। मैं उस काम की विशेष संज्ञा भूल रहा हूँ, वही जिसमें खूब मोटी तनख्वाह होती है। मुनीमी जैसा काम है वो भाई, जिसमें रातों दिन लोगों को ज्यादा लूटने की योजनाएं बनाई जाती हैं। भाई को लेकर जो हमारी सबसे क्रूर ख्वाहिश थी वह अमीर बन जाने की थी। गुलशन की नौकरी को लेकर हम 10 रुपए तक ही सोच पाते थे। 10,000 रुपए के पार की तनख्वाह तक जैसे ही हमारी बात पहुंचती, मेरी पिताजी, सीमा, माँ, डैश तो मेरे पेट में कैसी तो हुदहुदी मच जाती थी। मैं उत्तेजित हो जाता, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे। हम सभी की हालत कमोबेश ऐसी ही होती। सबसे होशियार क्षणों में भी जब हम सब 10,000 और उससे ज्यादा रुपयों के बारे में सोचते तो यही सोचते कि हम लोग इतने रुपए का आखिर करेंगे क्या।
ऐसी बातों के दरमियान भाई के सामने आते ही हम सभी बातचीत समेट लेते थे। हमें से कोई गुलशन की तरफ मुस्कुराते हुए देखता। पिताजी और माँ की मुस्कान हम भाई बहन की मुस्कान से जरा अलग ही होती थी, नर्म। एक साथ हम सभी गुलशन को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि देखो तुम हमारे लिए क्या हो। हमारी क्रूर ख्वाहिश के अलावा अन्य ख्वाहिशों में पिताजी के पैरों में अनवरत रहने वाले उस दर्द का इलाज कराना था, जिस दर्द को हम टटाना कहते थे। 15-16 साल पहले हम गांव से आए थे, तभी से पिताजी सरस्वती सिनेमा लक्सा रोड पर है की दरबानी कर रहे थे। पिताजी के पैरों की पिंडलियों का वह दर्द सरस्वती सिनेमा की दरबानी में लगातार खड़े रहने से उपजा था। जितने समय पिताजी घर पर रहते, भाई को पैरों पर चढ़ाए रहते थे। कई बार पूछने पर बताया था कि दर्द हमेशा रहने लगा है। चलने के क्रम में दर्द इतना बढ़ जाता है कि आगे घिसट पाते हैं, लगता है कि पैर अड़ा कर कट जाएंगे। मैं सुनता रहा था। ठीक ऐसा ही बहन दर्द को लेकर भी था, जिसके बारे में शायद अभी तक मैं बता नहीं पाया। तमाम दवाइयों, प्लास्टिक की रस्सी से सिर बांधना, चीख। होता ये था कि हमारी बातचीत अगर हंसी की पराकाष्ठा पर पहुंचती तो अचानक मेरी बहन हंसते हंसते सिर पकड़ लेती थी। उसके ऐसा करते ही हमारा दिल बैठने लगता था। हम जान जाते थे कि अब बहुत पैसा होगा। हम सभी शाश्वत बीमार थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें अपने सुख दुख, तीज त्योहार को तब तक के लिए टाल देना था जब तक गुलशन किसी नौकरी में न आ जाए। पिताजी के 1500 और मेरे 1300 में से घर खर्च हटाकर बाकी बचा पूरा पैसा गुलशन पर निवेश हो रहा था। अब तो हम त्योहारों की तिथियां तक ध्यान में नहीं रख पाते थे और इससे माँ को बहुत परेशानी होती थी। माँ का कोई न कोई व्रत हमेशा छूट जाया करता था। सब कुछ बस सपने पूरे होने वाले हैं जैसा चल रहा था। हमारी भावी में भव्य योजनाओं पर भाई ने यह कहकर पानी फेरने की कोशिश की थी। मुझे याद है कि वह तो बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए भी अच्छी नौकरी पालेगा। भाई के इस उद्दंडवाच से मैं सकपका गया था। मुझे लगा कि कहीं मेरे उद्दंड भाई के दिल में कोई मासूम कोना तो नहीं उभर आया था, या कि ये कौन सी खुराफात थी। मुझे लगा था कि कहीं वह अपने खेलते कूदते रहने की योजनाओं को विस्तार तो नहीं दे रहा था, क्योंकि जितना कम समय अब तक वो पढ़ाई पर देता आया था उतने में तो प्रथम श्रेणी भी लाना मुश्किल हो जाता। शहर में प्रथम स्थान पाना तो फिर भी एक बात है। क्रिकेट और फिल्मों के बेतरह शौकीन मेरे भाई को जब पढ़ना होता तो उसी एक कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ने बैठ जाता। वही एक कमरा था जिसमें हम सभी रहते थे, साथ में बाथरूम भी था। गुलशन के पढ़ने के दौरान लाख हो हल्ला हो वह पीछे घूमकर देखता भी नहीं था, लेकिन जब पढ़ाई खत्म कर लेता तो सारा घर सर पर उठा लेता था। फिल्मों की बातचीत, क्रिकेट, गांव जाने की बातचीत, अपनी योजनाओं के प्रति गुलशन के निषेधात्मक भाव को लेकर चिंतित हम लोगों ने एक दिन गुलशन को हड़काया। पिताजी तो चुप ही थे। मैं बोले जा रहा था। मैं गुलशन को दुनिया जहान की बेमतलब की बातें समझाता रहा था, पर भाई ने यह कहकर मुझे चारों खाने चित कर दिया था कि वह इंजीनियरिंग वगैरह सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वह घर की हालत देख रहा है। नौकरी तो कुछ भी पढ़ के पाई जा सकती है, वरना जो आप लोगों की मर्जी, घर की हालत देख रहा हूँ वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मैंने गुलशन को बताया कि पढ़ाई के लिए बैंक लोन देगा, या फिर खुदा न खास्ते मेरी ही नौकरी लग गई तो। ये जरूर था कि नौकरी के नाम पर अब मुझे उन सपनों के अंश दिखाई देने लगे थे जिसमें मैं रेलगाड़ी के आगे गैस बत्ती लिए दौड़ रहा हूँ। उन दिनों तक मुझे इस सपने में सिर्फ गैस बत्ती दौड़ती हुई दिख रही थी, मैं नहीं। मैं गुलशन को बताना चाहता था कि कुछ भी पढ़कर नौकरी पाना मुश्किल है। मैंने गुलशन से ये भी कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे आगे की कठिन पढ़ाई के नाम पर डर रहा है। इस बात पर गुलशन निर्वासा होकर मुझे देखा था। मुझे याद है उसके देखने में ऐसा कुछ था कि ये आप
बोल रहे हैं। भैया फिर तो हमारा गुलशन एकाएक बदल गया। कल तक एकदम कम पढ़ने वाला गुलशन अगले ही दिन से किताबों में डूब गया था। वह किताबों में डूबता जा रहा था। हम खुश होते जा रहे थे। भाई की पढ़ाई में खूब पैसा लगेगा, ये जानकर हम नए सिरे से नौकरियां तलाशने लगे थे। माँ ने फिर से बर्तन पोछा वाला काम शुरू कर दिया था। मैं और मेरी बहन प्राइवेट स्कूलों के चक्कर लगा रहे थे। दिन भर हम भाई बहन मास्टरी ढूंढते और रात में नींद आते ही शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने चले जाते। मैं प्रिंसिपल हो जाया करता था। बहन भी मेरी ही गाड़ी से लौटती थी। लौटते हुए हम कोई खरीदारी करते या मन हुआ तो कभी फिल्में भी देख लेते थे। दिक्कत सिर्फ तनख्वाह की थी। नींद खुलने के तुरंत पहले हमें तनख्वाह मिलनी थी, पर असावधानीवश या जाने क्यों हमेशा तनख्वाह में मिले नोटों के बंडल नींद में ही छूट जाते थे। एक बार तो मैंने खूब कसकर नोटों को पकड़ लिया था और पूरी तैयारी में था कि एक छलांग लगाता और नींद से उछलकर बाहर पहुंच जाता। लेकिन दूसरी दिक्कत यह थी कि सुबह उठकर चाय मांगने